कि सर आप हमेशा एक साथ खाना मत खाइए। आपको क्यों बोलते हैं कि अगर आप 4 रोटी दिन भर में खाते हैं तो 2-2 रोटी करके खाइए। 6 रोटी खाते हैं, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम को खाइए। एक साथ 6 रोटी नहीं खाइए। क्यों नहीं खाइए एक साथ 6 रोटी? इसलिए नहीं खाइए क्योंकि आपके बॉडी को ग्लूकोज की कंजप्शन की रेट है वो गिर गई है। बॉडी कर तो रही है मगर उसकी बहुत रेट स्लो हो गई है। अगर आप बॉडी को समय देंगे, अब क्या होगा, 2 रोटी खाऊंगा तो मेरी सिर्फ 2 रोटी गई, तो मेरे बॉडी को समय मिल गया ग्लूकोज को खत्म करने में। अब फिर अगेन मैं दोबारा 2 रोटी खा लूंगा तो फिर ग्लूकोज को समय मिल जाएगा, वो बॉडी को फिर खत्म करने का समय मिल जाएगा। यानी फैक्ट्री अब एक तरीके से क्या हो गया कि फैक्ट्री में मजदूर कम हो गए। तो अब आप क्या काम करिए कि आप समय की सीमा को बढ़ा दीजिए और उन पर लोड कम कर दीजिए। अगर तो फिर फैक्ट्री फिर से अच्छे से काम करने लग जाएगी, है ना। क्योंकि आप अगर जो वर्कर्स हैं वो कम हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप समय की सीमा को बढ़ा दीजिए। बोलिए जो पहले आप 4 घंटे में काम करते थे आप 8 घंटे काम करिए। क्यों? क्योंकि काम बट जाएगा। तो बस उसी तरीके से आप अपने खाने को डिवाइड करिए। और दूसरी चीज, कुछ कुछ समय में खाते रहिए। लोग क्यों बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे में डायबिटीज वाले पेशेंट को खाना चाहिए? क्योंकि वीकनेस, क्योंकि एनर्जी बनती नहीं है, और एनर्जी नहीं बनती तो ऐसे पेशेंट को चक्कर बहुत आते हैं। इसलिए इनको थोड़े थोड़े समय में खाना चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा खाइए। अगर ये गोल्डन रूल याद कर लेंगे डायबिटीज वाले, कि डायबिटीज वाले लाइन होता है कि थोड़े थोड़े समय में खाइए और थोड़ा थोड़ा खाइए, तो कभी भी आपकी डायबिटीज बढ़ेगी नहीं। और ये आपके लिए भी होता है, जो हम नॉर्मल है उन सबके लिए भी ये सारी चीजें होती है। तो ये हमारा चैनल गेट की मैकेनिज्म थी। अब अगर आपने आज हमारा डायबिटीज का लेक्चर देखा, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बहुत प्यारी बता देता हूं। अब होता क्या है, हमको शक्कर खाने को क्यों मना करते हैं, रोटी खाने को मना क्यों नहीं करते? हमको क्यों बोलते हैं कि मीठी चीजें मत खाइए, आप रोटी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए। और क्या बोलते हैं, दाल चावल को भी थोड़ा क्या बोलते हैं, चावल और आलू को कम बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्यों कम बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं रोटी सब्जी हरी सब्जियां खाइए, शक्कर मत खाइए। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी स्टार्टिंग में बोला था कि सब में 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर उनको खाने को क्यों बोलते हैं, शक्कर को खाने को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो 2 टाइप की होती है। ये लॉजिक बहुत अच्छा समझना, तो आपकी बहुत बड़ी मिथ दूर होगी। कार्बोहाइड्रेट आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, कौन सी चीज जल्दी टूटेगी? सिंपल वाली चीज जल्दी टूटेगी कि कॉम्प्लेक्स वाली चीज टूटेगी? आप बोलोगे सर सिंपल वाली चीज जल्दी टूटेगी। तो ये सब आपकी शुगर वगैरह ये सब होती है ना, ये सब सिंगल आपकी सिंपल कार्बो, इनका अगर आप एकदम स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बना होता है, एक चेन की फॉर्म में। ये जैसे ही आपने खाया और तुरंत ये इंटेस्टाइन के अंदर टूट जाता है। वही कॉम्प्लेक्स वाला मालूम कैसे स्ट्रक्चर बना होता है? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल का मतलब क्या है कि जो चीज सिंपल है वो जल्दी टूट जाएगी। यानी आप शक्कर बक्कर खाते हो वो बॉडी के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट में टूट जाती है, और वहीं आप रोटी वगैरह खाते हो उसे टूटने में टाइम लगता है 2 से 2.5 घंटे। अब यहां पर आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ये सिंपल वाली चीज तो अच्छी है, सिंपल खानी चाहिए। देखो ऐसा होता है, आपके बॉडी की रेट बढ़ गई है, आपके बॉडी को चाहिए टाइम, आपके बॉडी की प्रोसेस हो गई है स्ले, आपके मजदूर हो गए हैं कम, वर्कर्स कम हो गए। आप जितना उन्हें टाइम दोगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी चलेगी। यानी बॉडी को पचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, ग्लूकोज को खत्म करने के लिए समय दो। अब मैं सीधी सी बात बोल दूं, मैंने शक्कर खाई, वो क्या हो गई, तुरंत एब्जॉर्ब हो गई। यानी कार्बोहाइड्रेट तुरंत एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब बॉडी में पहली ग्लूकोज था तुरंत और बढ़ गया। मैंने रोटी खाई, रोटी खाना खाने में मुझे लगे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे उस टाइम को उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। उससे क्या होगा, जब 2 से 2.5 घंटे हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में लगेंगे, उससे पेशेंट की ग्लूकोज का जो पहले का ग्लूकोज है वो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा टिश्यूज के लेवल पे। तो इस वजह से आपको बोलते हैं हमेशा एक लॉजिक याद रखो, हमेशा एक लॉजिक याद रखो। जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो जितनी भी चीजें आपको टेस्ट में मीठी लगती हैं, जो आपके टंग पर आपको स्वीट लगती है, वो कोई भी चीज आपको नहीं खानी चाहिए, वो सब आपके लिए जहर है। जितनी भी चीज आपके टंग पर आपको टेस्टी मीठी लगती है, स्वीट, आपको पता है आपकी कोई भी टंग पर आपको टेस्ट क्यों आता है? लगा है आपके टंग पर आपको टेस्ट इसलिए आता है। प्लीज प्लीज माइक जो है आप ऑफ हो गई ના મને કોઈ કશું ના થાય આ 2-3 વાર ચાલ આરામથી 2-3 વાર नहीं पता खाती ना खाई ना। तो हम क्या बोल रहे थे कि जितनी भी हम सारी चीजें लेते हैं वो क्या है, हमारे टंग पर हमें टेस्टी जितनी भी मीठी लगती ना, वो सब हमें क्यों मीठी लगती हैं?
या फिर हमें कोई भी चीज कड़वी खट्टी क्यों लगती है? क्योंकि वो टंग पे ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। कभी फील करा है रोटी का कोई टेस्ट फील नहीं होता टंग पे? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं होती टंग पर, वो अंदर जाकर टूटती है। और आपको ये जितनी भी स्वीट चीजें खाते हैं ना, जितनी भी मीठे और ये सब रसगुल्ले और ये सब खाली चॉकलेट्स, ये सब टंग पे मीठी क्यों लगती है? क्योंकि वो टंग्स पे ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। आप जो चीज सोचो जो टंग पे ही डिसॉल्व हो रही है, वो पेट के इंटेस्टाइन के अंदर जाकर कितनी जल्दी डिसॉल्व होगी, और वो जितनी जल्दी डिसॉल्व होगी ब्लड में, उतनी ही स्पीड से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगी। इसलिए आपने फील करा है कि जब भी आपको क्या होता है, आप बोलते हैं ना कि कुछ भी मीठा खाने से हमको अच्छा फील होता है, इसलिए बोलते हैं कि क्या खा लो, चॉकलेट खा लो। क्यों? क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है, और एक डायबिटीज वाले पेशेंट में जो चीजें टंग पर मीठी लगती है वो उसके लिए जहर है। इसलिए आप हमेशा वो सारी चीजें खाइए जो आपको टंग पर मीठी नहीं लग रही है, आप उनको खाइए, आपको कभी भी आपकी डायबिटीज रेस नहीं करेगी। तो मैं क्या सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को बोल सकता हूं आपके, डायबिटीज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट डिसीजेस। डायबिटीज किसकी डिसीज है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट की है, ना कि कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को टूटने में बहुत समय लगता है। तो डायबिटीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट की डिसीज है। अब बहुत बड़े लोग बहुत बड़ा लोगों में रहता है कि सर क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कंफ्यूजन रहता है। फ्रूट्स में लेके क्या खाएं, हमेशा याद रखो जैसे कोई भी फ्रूट खाओ वो माउथ पे मीठा नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर आप पपाया खाते हो तो पपाया दो तरीके के आते हैं, रेड और ग्रीन। रेड वाला पका हुआ होता है, वो एकदम क्या मीठा लगता है, ग्रीन वाला खाओ वो मीठा नहीं लगता। अगर आप मीठे कोई भी मीठी देखो, चाहे फ्रूट खाओ, दुनिया में कोई भी चीज खा लो, अगर आपको टंग पे मीठी लग रही है वो अपने चेहरे, चाहे वो फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो। पपाया, अनार होता है, अनार में भी दो आते हैं, रेड कलर का एक व्हाइट दाने का। व्हाइट दाने का मीठा नहीं होता है, वो आप खा सकते हैं। ऐसे मौसम्बी येलो छिलके में और ग्रीन पील्स में आती है, तो ग्रीन वाली खाओ, वो मीठी नहीं होती है। इसी तरीके से आप वो सारी चीजें खाओगे जो आपके टंग पर आपको मीठी नहीं लग रही है। इससे ही रिलेटेड अगेन एक मिथ और तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि करेला खाओ, नीम खाओ, मेथी खाओ, डायबिटीज कम होती है। नहीं कम होती है, बिल्कुल भी कम नहीं होती है। क्यों कम नहीं होती? क्योंकि करेला, नीम, मीठी, इन सब में शुगर नहीं होता। सही बात है, उनमें ब्लड शुगर नहीं होता, मगर उनमें ब्लड शुगर नहीं होता उससे आपकी बॉडी का ग्लूकोज कम कैसे हो जाएगा? ये तो कोई बात हो गई। आप रोटी भी खा लो, रोटी भी 2-2.5 घंटे में टूटेगी, कोई फर्क नहीं है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती नीम खिलाया जाता है, मेथी खिलाई जाती है, करेले के जूस खिलाया जाता है, तो डायबिटीज कम होती? कोई कम नहीं होती। डायबिटीज बस ये होगा कि इससे ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, इस चीज के मैं साथ हूं कि ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा, मगर एबनॉर्मल अमाउंट में बिटर चीजें, जो ये कड़वी चीजें होती है, इनको लेने की वजह से सीवियर गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। एबनॉर्मल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज होना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वजह से। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में एबनॉर्मल एसिडिटी डेवलप होती है, स्टमक प्रॉब्लम होती है। अगर डायबिटीज है तो ऐसी चीजों को कम से कम खाना स्टार्ट करो। लोग बोलते हैं करेला का जूस पियो, नीम खाओ, मेथी खाओ, कड़वी चीजें, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि इससे होता क्या है, इनमें शुगर कम है भैया, लेकिन इनमें शुगर कम है, उससे वो ब्लड में शुगर कैसे कम कर देंगे? बिल्कुल कम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस ये है कि इनको खा लोगे तो ये आपके ब्लड में शुगर नहीं बढ़ाएंगे। तो आप वैसे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सारी वो चीजें खाओ जो आपके मुंह पे मीठी नहीं लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको बताई एक बहुत बड़ी, अगेन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि आलू यानी पोटैटो और राइस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ मना करते हैं, कुछ हाँ करते हैं। इनमें 50% सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है और 50% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, यानी 50% तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, मगर 50% है। तो बोले क्या करें? हमेशा याद रखो, जब भी आलू चावल ऐसी कोई भी चीज खाओ ना, इनमें ना क्या मिला लिया करो? फाइबर्स वाली चीज है, यानी वेजिटेबल मिला लिया करो। बोले उससे क्या होगा? क्योंकि वेजिटेबल फाइबर्स में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो एब्जॉर्प्शन की रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। और जो चीज जितनी धीरे एब्जॉर्ब होगी वो उतने ही समय में ग्लूकोज निकालेगी और आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको चाहे डायबिटीज है या नहीं है, तो आलू चावल जब भी ऐसे पोटैटो राइस खाओ, इनमें वेजिटेबल्स मिलाओ, फाइबर वाली चीजें मिला के खाओगे तो कभी भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगा। और डेली 35 मिनट तो आपको ट्वाइस अ डे एक्सरसाइज और वॉकिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब हम काम करेंगे वो करेंगे तो ग्लूकोज का कंजप्शन होना स्टार्ट होगा। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या डायबिटीज वाले पेशेंट टेंशन लेने से डायबिटीज बढ़ती है? बहुत बढ़ती है। क्यों बढ़ती है आपको बताता हूं। एक हमारे बॉडी में लीवर ग्लूकोज का क्या बोलते हैं, एक तरीके से वेयरहाउस है, यानी स्टॉक करके रखता है।
और आपको पता है हमारे बॉडी में जब भी हमारे बॉडी में नेचुरली एंसिस्टर्स डेवलपमेंट है कि हम जब भी टेंशन में आ जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज को हम एनर्जी का फॉर्म मानते हैं, हमारी बॉडी तुरंत ग्लूकोज को रिलीज करना चालू कर देती है जैसे हम टेंशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप टेंशन लेते हो ना तो आपकी बहुत सारी मसल्स, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, आपकी सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में जाती है। खुद ने आपने फील करके देखो, आप बोलते हो रेस्टिंग मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? जब आपको अच्छा, रिलैक्स का मतलब आपकी मसल्स रिलैक्स कर रही हैं। और जब आप टेंशन लेते हो, आपने कभी टेंशन फील करा होगा तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से श्रिंक करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, आप कोशिश करते हो मैं कहीं घुस जाऊं। जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड पड़ती है और उस बॉडी उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपके लीवर से एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज को बाहर निकालती है और जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज रेज कर जाती है। इसलिए डायबिटीज वालों के लिए टेंशन तो जहर है। रीजन समझ आया क्या? क्योंकि आप जैसे ही टेंशन लोगे सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी, बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी तुरंत लीवर पे कमांड भेजेगी ग्लूकोज को छोड़ो, एटीपी चाहिए, और पहले ही ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और बढ़ जाता है और पेशेंट की डायबिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर जो मीठे जो शुगर फ्री आते हैं, सटाइवा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लो, इनको तो अब इनको अप्रूव्ड बाय अमेरिकन फेडरेशन ने भी इसको अप्रूव करके रखा है। ये मालूम क्या काम करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ बेवकूफ और कुछ नहीं करते। मैं बेवकूफ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? मैंने अगेन बोल रहा हूं, आपके लिए कोई भी टेस्ट आपके सिर्फ टंग तक होता है। जो भी चीज टंग के नीचे गई वो आपके लिए ना टेस्टी है, ना आपके लिए अच्छा टेस्ट है, ना बुरा टेस्ट है। जो भी टेस्ट होता है वो आपके टंग तक होता है, चाहे कड़वा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कैसा भी हो। तो ये करते क्या? ये आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, क्योंकि आपने कभी भी रियलाइज करा, आप फास्ट रखना, आप उपवास रखना, आप 2 दिन, अब जिस दिन खाना नहीं खाओगे ना उस दिन आपका खाना खाने का और मन चलेगा। भले आप फास्ट नहीं करो, वैसे आप 2-3 दिन भूखे रह लोगे, लेकिन जिस दिन आप सोचोगे कि आज मैं फास्ट रखूंगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं करूंगा, तो आपका वो काम और करने का मन होगा। आप सोचोगे मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा आज, तो और मोबाइल चलाने का मन होगा। उसी तरीके से बॉडी हो जाती है। जब हमको पता चल जाता है ना कि यार हमको मीठा नहीं खाना, शुगर नहीं खानी, अब हमारा और मन होता है, हमारा और ज्यादा मन होता है कि यार हम मीठा खाएं। मीठे के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग्स डेवलप होती है। तो उसी क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, इनको क्या करते हैं? आपके खाने पीने की चीज में मिला दिया, तो ये क्या करता है? सिर्फ आपके टंग पर आपको मीठा लग जाता है। यानी क्या? एक तरीके से आपको इमोशनली फुलफिल कर देते हैं, आपका इमोशनल ब्रेन को फुलफिल कर देते हैं कि आपको ऐसा फील होता है अरे मुझे मीठा मिल गया। ब्रेन को एक तरीके से आप बेवकूफ बना रहे होते हैं, तभी ब्रेन की क्रेविंग बंद होती है। ब्रेन को लगता है अच्छा टंग पे कुछ मीठा लग गया, यानी ब्रेन की क्रेविंग हो गई बंद। इस और फिर आपका नॉर्मल नीचे गया तो नॉर्मल। इसलिए आप इसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल अप्लाई करा, आप इनको बिल्कुल खा सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, आपको पता है एक फास्टिंग से पहले टेस्ट होता है, एक आफ्टर फास्टिंग होता है, 2-2 घंटे के गैप से। नॉर्मल वैल्यू में बता चुका हूं। एक होता है रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, वो दिन में कभी भी ले लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी एक्यूरेट नहीं आती। उससे भी इंपॉर्टेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ये आप सबको आना चाहिए, HbA1c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये डायबिटिक चाहे आपको हो या ना, आपको इस टेस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये टेस्ट मालूम क्या होता है? देखो प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटिक वाला पेशेंट होता है, जैसे आपको सपोज आपको डायबिटीज है, आज आप कभी भी टेस्ट कराने नहीं जाओगे जब तक आपको लगेगा नहीं आपकी डायबिटीज बढ़ गई। आप नहीं जाते, हम नहीं जाते कराने। अब क्या हुआ, मुझे जैसे ही लगा यार मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मुझे एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, लगता है मुझे डायबिटीज बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं 2-3 दिन खाना मीठा बिल्कुल बंद कर दूंगा, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा। फिर मुझे लगेगा अरे मेरे फिर भी सिम्टम नहीं बंद हो रहे, तो चलो एक काम करो टेस्ट करा के आ जाओ। टेस्ट में आती है डायबिटीज नॉर्मल आ गया। आप बोलोगे अरे ये तो बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज तो मेरी नॉर्मल आ गई, डायबिटीज तो मेरी बढ़ी नहीं है। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जितने भी टेस्ट, जो रैंडम ग्लूकोज टेस्ट होता है बिफोर फास्टिंग आफ्टर फास्टिंग, वो एट अ टाइम की शुगर लेते हैं। और अगर आपने 2-3 दिन से नहीं खाया तो आपका क्या हुआ? बोले 2-3 दिन से तो मैंने खाई नहीं, तो क्या हुआ? बोले शुगर बढ़ी नहीं। हमेशा याद रखो बॉडी में कभी भी कोई भी चीज सीधे 100 नहीं होती, हर चीज की शुरुआत 0 से होती है। इसी तरीके से लाइफ में कोई भी चीज डायरेक्ट 100 हमें नहीं मिलती, हर चीज की शुरुआत 0 से होती है। इसी तरीके से ग्लूकोज में, बॉडी में डायबिटीज के जो हमें सिम्टम्स आते हैं वो हमें 100 पे नजर आते हैं, लेकिन उस 0 से लेके 100 में एक अच्छा खासा समय गया होता है। समझ रहे? एक अच्छा सा वो समय होता है, कम से कम मंथ्स के बराबर, महीनों का और हफ्तों का। लेकिन अब जब एटा मूवमेंट का आप लेते हैं, आपने 2 दिन नहीं खाई, आपने ग्लूकोज का टेस्ट कराया, नेगेटिव, आपका ग्लूकोज इतना बढ़ा ही नहीं मिला,
आप कहोगे अरे कोई दिक्कत नहीं है, लगता है बॉडी में और कोई प्रॉब्लम है। इसलिए हमेशा जब भी आपको लगे कि आपको एबनॉर्मल सिम्टम आ रहा है, आप टेस्ट कराएंगे HbA1c। HbA1c क्या होता है? बोले ये आपके 3 महीने का कट्ठा चिक्का आपके सामने खोल देता है कि आपने 3 मंथ्स में कितनी शुगर ली और कितनी नहीं ली। कंप्लीट 3 मंथ्स का आपको बता देता है कि आपने 3 मंथ में कितनी शुगर खाई है और कितनी नहीं खाई है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? एक होता क्या है, हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर शुगर की कोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है जब जब होती है जब क्रोनिक फॉर्म में, जब एक लंबे समय तक हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई बना रहे एक लंबे समय तक, तो उसी कोटिंग को हम हीमोग्लोबिन के ऊपर से उतार के उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं HbA1c टेस्ट। इसकी एक रेंज होती है 6 से लेके 15 तक। से अगर आपकी 6 to 7 आती है तो आप बोलते हैं कि आपने डायबिटीज का गुड कंट्रोल कराया। आपके 3 महीने में अगर 6 to 7 आप अपनी हम सब चेक कराएंगे, आपको डायबिटीज नहीं है तो हमारी 6 to 7 आई है, 5 भी आ सकते हैं, यानी कि हमें डायबिटीज नहीं है। वही मैं 7 to 10 बोलूं तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 3 महीने में आपकी डायबिटीज डेंजरस थी, आपने अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं करा और वहीं 13-14 के ऊपर चली गई। इसका मतलब आपकी जो नॉर्मल डायबिटीज है, जो आप रैंडम ग्लूकोज और उन सब में कराते हैं ना, जो 120 में नॉर्मल वैल्यू बता रहा था, उसका मतलब है कि अगर इसकी 13 आने का मतलब है, इसकी 13 या 13 के ऊपर आगे, इसका मतलब है कि नियर अबाउट 350 के ऊपर 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके 3 महीने से कंटिन्यूअस बनी हुई है। ये आपको डायबिटीज की HbA1c आपको प्रॉपर रिपोर्ट देता है। आपको ये कराना चाहिए कि इसमें आपको पूरा 3 महीने का कट्टा चिक्का खोल देता है कि 3 महीने में आपकी जो ग्लूकोज है उसने कितना फ्लक्चुएशन करा। ठीक है, ये क्लियर। अगेन अब इस लास्ट टॉपिक, साइलेंट किलर। इस डायबिटीज का नाम मैंने साइलेंट किलर रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि डायबिटीज आपके सारी बॉडी के पार्ट को खराब कर देता है। पता है, आपके 80% किडनी को खराब कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ग्लूकोज बहुत मैक्रोमोलिक्यूल है, किडनी उसको एक्सक्रिएट आउट करने में किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, हैवी लोड पड़ता है, ग्लोमेशन फिल्ट्रेशन रेट बिगड़ जाती है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक बहुत ही प्यारा बता रहा हूं, कभी सुना है साइलेंट हार्ट अटैक? डायबिटीज में पेशेंट अभी आपके सामने अभी बात कर रहा होगा और अभी पता चलेगा कि 5 मिनट बाद उस पेशेंट की डेथ हो गई। ये मैंने आपको अभी सब कुछ खाने के ऊपर सब बता दिया कंप्लीटली। ठीक है, कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट है, बाद में हम डाउट में क्लियर कर लेंगे। साइलेंट हार्ट अटैक, क्वाइट इज मोर लीथल साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक सबसे खतरनाक। आपके बगल में भी पेशेंट बैठा, 5 मिनट में पता चलता आपकी डेथ हो गई और उस पेशेंट को 99% चांसेस होते हैं कि डायबिटीज हो। क्यों ऐसा होता है? रीजन समझने की कोशिश करते हैं अगेन। ठीक है, क्या होता है? देखो, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है और ग्लूकोज भी फ्लो कर रहा है। ग्लूकोज में एक बहुत खराब बात होती है, दैट इज क्या, कि ग्लूकोज में एक प्रॉब्लम होती है कि ग्लूकोज आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डैमेज करता चला जाता है। आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ग्लूकोज डैमेज करता है। डेली की डेली पर डे आपके ब्लड वेसल्स में वो बह रहा है और आपको लगता है आपकी हाई ग्लूकोज हो रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपकी माइक्रो एंजियोपैथी कराता है। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब होता है जो आपकी आर्टरीज और वेन्स होती है, इनकी वॉल्स को हल्का सा पर डे डैमेज करता जाता है पर डे, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, इसकी वॉल से टकरा टकरा के इसकी वॉल को डैमेज करता है। बोले उससे क्या होगा सर? जिस दिन ये ज्यादा डैमेज हो जाएंगी, यहां पर होगी हीलिंग। अब आपने हीलिंग पड़ी हुई है, जब भी यहां पर हीलिंग होगी तो यहां पर बनेगा अब स्कार। क्या बनेगा? स्कार। तो ऐसे पेशेंट्स में स्कार हमेशा डेवलप होता है, हमेशा स्कार डेवलप होता है। अब जब भी अब क्या होता है, स्कार तो बना रहता है मगर डेली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस स्कार से टकरा रहे होते हैं। जिस दिन ये स्कार फट गया, जिस दिन ये फूट गया, तो ये सडन आर्टरी को एकदम ब्लॉक कर देगा। अगर ये आर्टरी अगर हार्ट को सप्लाई करती थी तो पेशेंट अभी आपको तो नॉर्मल आपके सामने बात कर रहा है, 5 मिनट में उसको कोई तकलीफ नहीं, और 5 मिनट बाद एकदम पट करके डेथ। क्यों? क्योंकि एकदम सडन फट जाती है आर्टरी में, जो थ्रोम्बस एकदम सडन चला जाता है। इसलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि आपकी 80% किडनी को खराब करता है, ब्रेन को खराब करता है, आपके हार्ट को खराब करता है, आपकी आईज में, आपके आई में क्या है, ग्लूकोज की लेयर बना देता है रेटिना के ऊपर, ब्लाइंड कर देता है, शोल्डर जॉइंट में फ्रोजन शोल्डर करता है, हार्ट को डैमेज करता है। ऐसी कोई डिसीज नहीं है जो आपको डायबिटीज की वजह से नहीं हो सकती। ठीक है, अगेन एक चीज और आपने कभी भी नोटिस करा होगा, अगेन एक लास्ट पॉइंट, कि डायबिटीज वाले पेशेंट की हमेशा बीपी हाई रहता है। कभी दिमाग लगाया है क्यों?
क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट की बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बीपी हाई बनी रहती है, क्योंकि ब्लड हो जाता है थिक, अब वो फ्लो नहीं कर पाता, तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी जानबूझ के अपने ब्लड फ्लो बढ़ाती है, वरना ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाएगी तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बॉडी को मजबूरी में अपना ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ जाता है, मगर वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हमेशा डायबिटिक के पेशेंट को एक टैबलेट हम बीपी की भी खिलाते रहते हैं पर डे, उसको बोल देते हैं कि प्रोफिलैक्सिस इफेक्ट, यानी कि डायबिटीज ना ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए कम अमाउंट में टेल सर्टेन टैबलेट्स आती है, उस पेशेंट को हम देते रहते हैं कि आप ये डेली अमाउंट में लेते रहना, वरना आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में पता पड़े बॉडी एब्नॉर्मल अमाउंट में क्या बीपी बढ़ा दे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। Thanks a lot, sir. That was really wonderful. It was very nice of you that you had shared great knowledge. So I request our audience to put your queries in the query chat box section. Till now, I'll quickly address. Yes. Please, आप लोग अपने mics जो है वो off रखिए. So we have a question from the audience that is sweet rapidly increases glucose level. Yes, मैं अगेन वही चीज, मैंने आपको यही चीज पहले भी बताई है कि चाहे कोई भी स्वीट हो, मैंने क्या बोला, आप ये मेंटल में दो चीजें बना के रखिए माइंड स्टेट में, क्या कि पहली जो भी चीज आपको टंग पर मीठी लग रही है वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। क्यों करने वाली है? क्योंकि वो आप इमेजिन करो ना, कोई भी चीज आपको टेस्ट टंग पर कब देती है, क्योंकि वो वहीं पर उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए कोई भी चीज जो आपको टंग पर मीठी लग रही है उसका डिसोल्यूशन वहीं स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो कितनी जल्दी जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका ग्लूकोज को लेवल बढ़ा देगी। तो प्लीज हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज आपके टंग पर आपको टेस्टी लग रही है, फिर वो कुछ भी बना रहे हैं, आप ये याद मत करो कि चॉकलेट ये सब नहीं, जो माउथ पर मीठी लग रही है टंग पर वो आपके लिए जहर है। थैंक यू सर। अरे मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग अपने माइक को ऑफ रखिए प्लीज। मिस मुसरत सावन प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ रखिए। सर वी हैव मोर क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पॉलीफेजिया? पॉलीफेजिया का देखो हमने ट्राइड पढ़ा था, ट्राइड में हमने बोला पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। यूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, क्या बोलते हैं, डिप्सिया का मतलब यूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, और डिप्सिया का मतलब होता है क्या, एक्सेसिव थर्स्ट, और पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ईटिंग। अब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सेसिव ईटिंग का मतलब ये लोग बार बार बहुत खाते हैं, वो इसलिए बार बार क्यों एबनॉर्मल ईटिंग खाते हैं, नॉर्मल चीजें नहीं खाएंगे, उनका क्रेविंग का मन होता है। मैं पॉलीफेजिया यहाँ पर जो डायबिटीज में डिफाइन होती है वो फॉर दी वर्ड रिलेटेड टू क्रेविंग्स, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि साइकोलॉजिकल उनके माइंड में बार बार यही चीजें घूमने लग जाती हैं कि अब मुझे मीठा चाहिए। आप खुद ट्राई करो, आप बोल दो मैं एक दिन कुछ नहीं खाऊंगा, आपको इतनी ज्यादा उसकी क्रेविंग होगी तो वो और मीठे खाने की तरफ जाएंगे। प्लस उनके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, इसलिए उन्हें बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, तो एबनॉर्मल क्रेविंग डेवलप होती है, यानी कि एबनॉर्मल चीजें खाते हैं, मीठे की तरफ ज्यादा भगेंगे। यहाँ पॉलीफेजिया का प्लीज मतलब समझना कि मीठे की तरफ, एबनॉर्मल क्रेविंग टुवर्ड्स स्वीटनेस, उस तरफ वो ज्यादा भगेंगे। ठीक है, एक्सेसिव ईटिंग या उस रिलेशन में नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, नहीं, वो मीठे की तरफ, स्वीटनेस की तरफ आपको ज्यादा भगते हुए नजर आएंगे। Okay, thank you so much, sir. Next question is for you is that if fruits are healthy, then why should we not eat fruits? मैंने अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, कोई आपको क्या लगता है इसमें क्वेश्चन पूछे कि व्हाई फ्रूट्स आर नॉट हेल्दी, दे आर नेचुरल। नेचुरल क्या नहीं होता, हम जो शुगर बनाते हैं, अगर हम शुगर कैन देखें तो वो भी तो नेचुरल ग्लूकोज वो है ना, कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बोला कि सारी की सारी चीजें नेचुरल ही है, सब कार्बोहाइड्रेट है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं होते? नेचुरल और आर्टिफिशियल से हमें मतलब है ही नहीं, हमारा सिंपल सा मतलब है कि जो चीजें बॉडी में हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाएंगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी।
वो होंगी। इसीलिए जो पेशेंट डायबिटीज वाले पेशेंट, अगर आप उनको फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स दे रहे हैं, मैंगो खिलाओ, डायबिटीज कितनी जल्दी बढ़ेगी। आपको ऐसे फ्रूट्स देने हैं। आपने कभी भी सुना है जामुन, अगर मैं इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि जामुन खिलाओ, उससे डायबिटीज क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो कैसा थोड़ा सा खट्टा होता है। आप ऐसे फ्रूट्स खिलाओ ना, पपाया खिलाओ, पपाया में भी मीठा पपाया नहीं, ग्रीन पपाया था, वो खिलाइए, सारे फ्रूट्स खिलाइए, मगर वो सारे फ्रूट्स अवॉइड करिए जो आपके टंग पर आपको मीठे फील हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उससे क्या हो रहा है, क्योंकि हर चीज के अंदर दो कार्बोहाइड्रेट होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब अगर हमें कोई चीज मीठी लगने लगी, स्टार्ट हो गई है टंग पर, अगर हमें फ्रूट मीठा लग रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो चुकी है और वो बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है, इसलिए हमारे लिए अनहेल्थफुल है। और वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेती है तो वो हमारे लिए हेल्दी वन है, क्योंकि उसको टूटने में समय लगेगा। तो फ्रूट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लोग बहुत होते हैं, बनाना लो, एप्पल लो, कहां में इतने मीठे लगते हैं। लेकिन हमको, अगर हमको सिर्फ हमको यही खाना है कि हमको मैंगो खाना है, हमको ऐसे पपाया एकदम बिल्कुल ऐसा एकदम पका हुआ पपाया लेना जो मीठा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट करेंगे। Okay, thank you, sir. Once again, there's a question for you that can we use dark chocolate since they don't tell that how much sugar content it, mostly they advise to have a dark chocolate. So can you explain the dark chocolate and its composition regarding मैंने फिर to कोई the बात sugar? करा कि डार्क चॉकलेट में शुगर का कंटेंट नहीं बताते, अच्छी बात है। मैंने बोला ना, कल से आप शुगर का कंटेंट देखना सब चीजों में बंद करेंगे, सब में आप कंटेंट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। शुगर जैसा कुछ नहीं होता, अगेन आपको बता रहा हूं, कंटेंट्स आपको देखना है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट देखिए। डार्क चॉकलेट हम खाते हैं, वो हमको माउथ पर मीठी नहीं लगती, इसलिए वो हमारे लिए इतनी अनहेल्दी नहीं होती। इसलिए डायबिटिक वालों के लिए बोल रहा हूं, अगेन ये मत बोलना कि डार्क चॉकलेट आप कल से स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूं कि एक डायबिटिक पेशेंट को अगर आप डार्क चॉकलेट दे दोगे तो उसके लिए वो इतनी अनहेल्दी नहीं होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल चॉकलेट। क्यों? क्योंकि वो हमें टंग पर मीठी नहीं लगती और उसमें कार्बोहाइड्रेट सिंपल वाली ना होकर कॉम्प्लेक्स वाली होती है, तो इतनी जल्दी हमें ब्रेक नहीं होती। तो डार्क चॉकलेट एक डायबिटिक पेशेंट को अगर चॉकलेट लेनी है तो डार्क चॉकलेट इज अ गुड ओपिनियन, है ना। आप समझ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट डार्क चॉकलेट अच्छा है एज कंपेयर टू अदर वन चॉकलेट। Okay, thank you, sir. The next one is, can we give aquatic exercises? बिल्कुल, ये सारी तो देखो फिजियोथेरेपी में तो आपको बोल रहा हूँ सारी एक्सरसाइजेस कराइए, वो सारी एक्सरसाइजेस जिसमें आपको लगता है कि आपका ग्लूकोज कंज्यूम हो सकता है, हमें सारी की सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस कराइए पेशेंट को। वॉकिंग कराइए। एक्यूट एक्सरसाइजेस क्या जनरली हमारे लिए एरोबिक कंडीशन ही हो जाती हैं। वॉकिंग आप सारी वो एक्सरसाइजेस करा सकते हैं जिसमें एरोबिक कंडीशन है, यानी जिसमें ग्लूकोज का कंजप्शन होने के चांसेस हैं, वो सब आपके लिए बेनिफिशियल है। Thank you so much, sir. One more is there. If no sweet fruits are allowed, then why artificial sweeteners are suggested to the patients? अगेन, जो फ्रूट्स में अलाउ मना कर रहा हूं, मैं क्या मना कर रहा हूं, मैंने कभी एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि आप फ्रूट्स मत खाइए। मैं अगेन फिर बोल रहा हूं, आप वो चीजों को निग्लेक्ट करिए जो आपके माउथ पर मीठे लग रहे हैं। आप वो फ्रूट्स खाइए, बनाना खाइए, एप्पल खाइए, मैंने मना करा क्या एक बार भी? आप बिल्कुल खा सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मालूम है क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, वो अंदर नहीं जाती। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो केवल एक स्वीटनेस का फॉर्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टंग में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, वो टंग के नीचे तो जाते ही नहीं है, तो वो कहां से कार्बोहाइड्रेट बन के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर टंग के नीचे नहीं जाते, वो सिर्फ आपके टंग पर एक स्वीटनेस आपको दे देते हैं। एक स्वीटनेस आपको दे दी टंग पर, उससे क्या हुआ, आपके माइंड को इमोशनली फील हो गया, अच्छा कि मुझे मीठा मीठा मिल गया है। इसका मतलब क्या कि आप उसको खा सकते हैं, वरना आपको एक नॉर्मल चाय में दे दूं पीने के लिए, आप नहीं पी पाओगे। और वहीं में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दूं दो तो आप पी लोगे। क्या? तो क्या वो आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके नेक के नीचे उतरी? नहीं, वो टंग पर ही डिसॉल्व हो गई, मगर उसने आपके ब्रेन को कमांड भेज दी कि आपको कुछ ना कुछ मीठा मिल गया है, आप इस चाय को पी सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर को आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको तो एफडीए ने, अमेरिका ने बिल्कुल उसको अप्रूवल करके रखा है। Okay. So one more query is there. In diabetic patients, when the blood sugar level increases to 300 or 400, then we start taking insulin injections so that we can say that insulin is not forming, and it's diabetes type 1 or as previously they are diabetes type 2 patients. So
हाँ. So can you explain the silent killer mechanism once again? साइलेंट किलर मैकेनिज्म हमने बहुत सिंपल सी बात हमने समझने की एक बहुत सिंपल सी कोशिश की थी. जस्ट अ सेकेंड. मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताने की कोशिश करी थी कि ये हमारी आर्टरी है, ठीक है. अब आर्टरी में से ब्लड फ्लो कर रहा है. ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसको हम माइक्रो एंजियोपैथी करा देती है. माइक्रो एंजियोपैथी कराने का मतलब होता है कि वो हमारे ग्लूकोज की जो हमारी आर्टरी की बॉल्स है, आर्टरी और वेन्स की बॉल्स होती है ना, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है. अगर अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहां से निकलेंगे वो इस बॉल को डैमेज करेंगे. और आपको पता है कि जो चीज डैमेज होगी बॉडी में उसकी हीलिंग होगी. अब जब इसकी हीलिंग होती है तो यहां पर बनता है स्कार. पता है आपको, स्कार टिश्यू बनता है यहाँ पर हीलिंग पे. अब जब ये स्कार टिश्यू में डेवलप हो जाता है इस तरीके से, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गया. प्लस अब जो इससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे वो कंटिन्यूअसली इससे क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे, टकराएंगे. और जब इससे कंटिन्यूअसली टकराने की वजह से जो स्कार की वॉल है ना, स्कार की जो आउटर वॉल है, स्कार की जो ये आउटर वॉल है, ये बहुत फ्रेजाइल हो जाती है. फ्रेजाइल हो जाती है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कॉलिजन की वजह से, जिसकी वजह से ये वॉल इजीली कभी भी ब्रेक हो जाती है. इसलिए जिस टाइम पे ब्रेक हो गई, अगर ये पर्टिकुलर आर्टरी अगर हार्ट को सप्लाई कर रही होती थी तो आपको तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है. अगर ब्रेन को सप्लाई कर रही होती तो स्ट्रोक आ जाता है. इसीलिए ऐसे पेशेंट में आप देखते हैं, इसलिए इनको साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट किलर बोलते हैं. कि पेशेंट अभी तो आपके सामने बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, और अचानक क्या हुआ कि पेशेंट की अचानक डेथ हो गई. रीजन क्या रहा? रीजन हमारे सामने ये रहा क्योंकि जो आर्टरीज थी, जो आर्टरी थी हमारी, वो कहीं ना कहीं वो क्या हो गई, रप्चर हो गई. आर्टरी हमारी रप्चर हो गई और इसमें स्कार बना. और ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉलिजन ऑफ ग्लूकोज वो स्कार किसी दिन जिस दिन फूट गया, और पर्टिकुलर आर्टरी जिसको सप्लाई करती है वहां पर ब्लॉकेज आपका हो जाएगा. ओके. मैम और कोई किसी को डाउट? हेलो. हेलो. Yes, sir. मैम और किसी को कोई डाउट? Yes. We have a last question. In COVID patients, in COVID, when the blood sugar level reaches above to 300 or 400, doctors advise to take an insulin injections, but the patient is of type 2 diabetes. So we can say that type 2 is converted to type 1 diabetes. Is it possible? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये लोगों में बहुत इसकी कंफ्यूजन होती है. काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना. लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज टाइप 2 कभी टाइप 1 में, ऐसा कुछ नहीं होता. टाइप 2 टाइप 1 कभी कोई किसी में कन्वर्जन नहीं होता. तो फिर क्या होता है? बोले होता ये है कि जो हमारी नॉर्मल क्या डायबिटीज होती है ना, एक बियॉन्ड रेंज तक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग काम करते हैं. आप दो काम कर सकते हो. बोले क्या कर सकते हो? कि विद इन रेंज हमने बोला ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या करते हैं? बोले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करते हैं. अब हमें इंसुलिन की जरूरत तो है नहीं, मगर जब ग्लूकोज एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला जाता है 300 to 400, फिर हमें इंसुलिन का एबनॉर्मल इंजेक्शन इसलिए दे दिए जाते हैं क्योंकि हम एबनॉर्मल अमाउंट में बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ाए चले जा रहे हैं. इसलिए बढ़ा रहे हैं. आप वो काम समझो कि आपको पता है फैक्ट्री क्या है, कि फैक्ट्री में तो आपको क्या हो रहा है कि बाहर प्रॉब्लम हो रही है. सपोज करो मैं एक तरीके से आपको बोलूं कि फैक्ट्री में तो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बन रही है, मगर बाहर पर जो इंसुलिन काम करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है. टाइप 2 में था. अब क्या होता है कि जब ये नॉर्मल अमाउंट में, तो जो उनके बीच का ग्लूकोज का रिलेशन है वो तो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से कम करते रहते हैं, ठीक है. मगर जब 400 के ऊपर पहुंच जाती है, हमें लगता है कि आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग नहीं करेंगे, तो फिर हम एक उल्टी मैकेनिज्म चलाते हैं. हम क्या करते हैं कि नॉर्मल अमाउंट में तो इंसुलिन पूरा है, सपोज 5 है तो 5 है ही है, मगर अब इस 5 को हम 10 कर देते हैं. बोले क्या करेंगे? जब ये अब ऐसा सपोज सोचो, जब ये 5 आदमी है, 5 पीपल है, अब ये 5 आदमी जब इन गेट के पास जाएंगे तो वो जितना प्रेशर लगाएंगे, अगर मैं उन 5 लोगों को मैं 10 कर दूं तो अब वो प्रेशर डबल लगाना स्टार्ट कर देते हैं. यानी एक रिसेप्टर से मजबूरन इतना ज्यादा काम कराना स्टार्ट कर देते हैं कि उसको मजबूरी में बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है.
तो एक तरीके से आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन का इंजेक्शन देना हार्मफुल होता है, मगर वो जब दिया जाता है जब लगता है कि अब पेशेंट की ऐसी कंडीशन आ गई है कि पेशेंट के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है, क्योंकि 400 क्रॉस कर गए हैं। तब डायबिटीज टाइप 2 में आप इंसुलिन देके क्या करते हैं, एक तरीके से आप एबनॉर्मली इंसुलिन का तो वैसे ही लेवल नॉर्मल था, आप बहुत हाई कर देते हैं। यानी आप ना चाह के भी अपने टिश्यूज पे इतना लोड बढ़ा देते हैं, इतना लोड बढ़ा देते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं इतनी इंसुलिन की वजह से कि जो एक रिसेप्टर को बेचारे को एक को काम करना चाहिए था, उसे अब 3 का काम करना पड़ जाता है ड्यूरिंग इंसुलिन लोड। अब लोड को इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से जब 400 और डायबिटीज 450 हो जाता है तब हमें इंसुलिन देना पड़ जाता है। मगर ऐसा कभी नहीं है कि टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 1 रहती है, टाइप 2 टाइप 2 रहती है। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझना। बस इसी वजह से हम क्या है, एबनॉर्मल लोड बढ़ा देते हैं हम रिसेप्टर्स पे, लेकिन इसका आप बोलोगे सर एडवर्स इफेक्ट बहुत होते हैं। मगर ये जब भी दिया जाता है जब हम खुद देख लेते हैं कि पेशेंट 400 450 डायबिटीज हो गई, या वो वैसे ही उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब हम इंसुलिन के इंजेक्शन फिर उसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। Okay, thank you, sir. I think that's all from the audience side. I hope they have got the answers. So today's session was all about diabetes. Sir has explained well that how it affects our body, how it is associated to other diseases, and how can we prevent it. I hope you all have understood it well. So today's take-home session is, today's take-home message is that the diabetes epidemic is here and threatens to overwhelm health systems if it is left unchecked. The majority of type 2 diabetes can be prevented. So good glucose control should be started as early as possible to delay or prevent serious diabetes-related complications. So it is necessary to keep check on your sugar levels, blood pressure levels. Also, you should make changes in your lifestyle. You should take a healthy diet. You should exercise daily and adapt a healthy lifestyle. You can live every day for them. You just need to manage your diabetes, and together we can make it possible. Be fit, be healthy. The link of this session that is recorded will be shared to all of you so that you can access it anytime. Now to conclude, I would like to hand over the session to Dr. Shraddha Shinde ma'am for final vote of thanks. Thank you so much, Priyanka ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much, Priyanka ma'am, and thank you so much, Sanjeevan Physio, to attend इतना अच्छा वेबिनार करने के लिए. Thank you so much to Raja sir also, and thank you so much to all participants, and biggest thanks to Dr. Saurabh Shivekar sir for beautiful webinar, and thank you so much to giving to all answers of the patients. Thank you so much, sir.